जय हिंद। आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी हम लोग बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, चाहे और कुछ भी जेनिक डिसऑर्डर हो। लेकिन इन सब के बारे में एक जो कॉमन हेडिंग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंडर ही हम लोग अलग अलग सब हेडिंग्स पढ़ेंगे, जिसका जो सबसे पहला सब हेडिंग है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, है ना। पेडिग्री एनालिसिस सबको पता है कि बोर्ड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है और नीट के अंदर तो क्वेश्चन लगभग यहाँ से आना ही आना है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर पेडिग्री एनालिसिस है क्या, पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है? तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में अगर सिंपल चीज़ हम बोले तो एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर के बारे में पता लगा पाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इन अ फैमिली। यानी किसी एक फैमिली में, किसी एक पूरे परिवार में, उसमें दादा भी हैं, दादी भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, हम भी हैं, हमारे जनरेशन भी है, हमारे अगला जनरेशन भी है। ऐसे 3-4 जनरेशन के अंदर कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर, कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर अगर इनहेरिट हुआ है तो उस इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में हम यहाँ बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी के लाइन में। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, यानी कोई भी जो डिसऑर्डर है उसे हम इनहेरिट करते हैं, यानी कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ये बहुत वर्षों से हम बात बताते चले आ रहे हैं कि जो डिसऑर्डर है वो पेरेंट से भी इनहेरिट होता है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स बिगेन। आपको पता होगा कि 1900 में जब ह्यूगो ड्यूबरिस, कार्ल स्कॉरिन और टेसेमैक तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर के मेंडल साहब के वर्क को दोबारा दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, तब से एक कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न का एनालिसिस शुरू हो चुका था। सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल प्रोसेस यानी एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन की बातें हम कर सकते हैं, एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन से भी बढ़िया वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी जिस तरीके से हम अदर प्लांट्स के ऊपर कंट्रोल क्रॉसेस कर लेते हैं, उस तरीके से कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमन बींग्स में करवाना इतना आसान नहीं था। अ स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री about inheritance of a particular trait provides an alternative। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कंट्रोल क्रॉसेस नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? तो किसी भी फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके किसी ट्रेट, किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में हम पता लगा सकते हैं। एक अल्टरनेटिव तरीका है। Such an analysis of traits in a several of generation of a family, एक ही फैमिली में, एक ही खानदान के कई जनरेशन में, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। यानी एक पेडिग्री एनालिसिस में कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है कोई पर्टिकुलर ट्रेट को, इसे हम किसी भी फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जनरेशन में। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। या तो कोई एबनॉर्मलिटीज या फिर किसी डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन द फिगर 5.13। हम थोड़ा सा इसके सिंबल के बारे में भी बात करते हैं, क्या क्या सिंबल है। सिंबल दे रखा है पहला, अगर एक स्क्वायर बॉक्स हो जो नॉर्मल हो, ऐसी नॉर्मल एक स्क्वायर बॉक्स, तो हम ऐसे मेल की बातें करते हैं जो मेल नॉर्मल है, यानी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है नॉर्मल मेल तो एक स्क्वायर बॉक्स। अगर सर्कल होगा और सर्कल खाली होगा तो ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल फीमेल या अनअफेक्टेड। अगर स्क्वायर बॉक्स होगा लेकिन ये बॉक्स आधा टेढ़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे? सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी हाँ मेल और फीमेल का एग्जैक्ट पता हमें नहीं है। अगर स्क्वायर बॉक्स हो और अंदर भरा पड़ा हो, अगर सर्कल हो अंदर भरा पड़ा हो, अगर ऐसे आड़ा टेढ़ा डब्बा हो स्क्वायर बॉक्स और भरा पड़ा हो, इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ए मेल, ए फीमेल और ये जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये अफेक्टेड, इनको कोई ना कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है।
एक नॉर्मल मेल और एक नॉर्मल फीमेल को अगर एक सिंगल लाइन से दिखाया गया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में शादी हो गया है, और इन शादी का मतलब क्या, दोनों आपस में मेटिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नॉर्मल मेल एक नॉर्मल फीमेल अगर दो लाइन से शो किया गया है, डबल लाइन से शो करने का लिटरल मतलब क्या होता है, डबल लाइन से शो करने का लिटरल मतलब क्या, कि मेटिंग जो हो रहा है बहुत ही क्लोज रिलेटिव में हो रहा है ना। अब यहां पर आप देखिए, एक नॉर्मल मेल एक नॉर्मल फीमेल, दोनों के बीच में शादी हुआ, मेटिंग हुआ, इनके बच्चे पैदा हुए। अब देखो दो बच्चा पैदा हुआ, एक फीमेल और एक मेल, हमेशा लेफ्ट टू राइट अपन बढ़ते हैं। ये पहली बच्ची है, ये दूसरा औलाद है, पहला कौन है, फीमेल, दूसरा कौन है, बेटा। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, दोनों के बीच में शादी हुआ, फिर बच्चे हुए, जो बच्चा पैदा हुआ बेटा हुआ, और बेटा कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। क्लियर है। यहां पर दे रखा है एक स्क्वायर बॉक्स करके आधा टेढ़ा और अंदर नंबर फिल किया हुआ है, इसका मतलब क्या, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये तो सिंबल्स था, हम आगे बात करते हैं। एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। यानी हमारे बॉडी के हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए यानी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए इज एक्चुअली कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज वाई डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ये बात हम सबको पता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है, और ये डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। इट इज हेंस transmitted from one generation to the other without any change or without any alteration. However, changes or alteration do take place occasionally, कभी कभी ये changes भी होता है। Such an alteration or change in the genetic material is termed as mutation, जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of change or altered gene or altered chromosome. यानी बहुत सारे ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न देखा गया है जिसमें डीएनए के अंदर ही कोई चेंज हो गया हो, जीन्स में ही कोई गड़बड़ी हो गया हो, या फिर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेज हो गया हो। क्लियर है। हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। यानी कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर थे जो मेंडल के कैरेक्टर से, मेंडल के लॉ से मिलता जुलता है, हम उनके बारे में बात करते हैं। दे रखा है ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिलहाल हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऊपर फोकस करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाई, कैसे डिटरमाइन करते हैं, कोई अल्टरेशन हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए इन द सिंगल जीन। अगर किसी एक जीन में अगर कोई चेंज हो जाए, कोई भी अल्टरेशन हो जाए, कोई भी म्यूटेशन हो जाए, तब उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के कैटेगरी में रख रहे हैं। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बातें हमने किया था, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सारी बातें जो किए थे उसी फैशन में ये इनहेरिटेंस पैटर्न भी शो करता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। यानी ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर को, ऐसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम बहुत आसानी से पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये लाइन कीमती है। द पैटर्न और ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। ध्यान रखना इस लाइन को। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर, जैसे हीमोफीलिया, आप लोग नाम सुने होंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। It is important to mention here that such Mendelian disorder may be a dominant भी हो सकता है और recessive भी हो सकता है। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. हम पेडिग्री एनालिसिस से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome as in the case of hemophilia. यानी हो सकता है कि ऑटोजोमल क्रोमोसोम से भी कोई कैरेक्टर लिंक्ड होकर के इनहेरिटेंस हुआ हो, या फिर हो सकता है सेक्स क्रोमोसोम यानी
एक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड होकर के इनहेरिटेंस हुआ हो, और दोनों कंडीशन में इसमें भी हो सकता है डोमिनेंट हो सकता है रिसेसिव कंडीशन, यहां पर भी हो सकता है डोमिनेंट हो सकता है रिसेसिव हो। दे रखा है इट इज एविडेंट दैट दिस X-linked recessive trait show transmission from carrier female to the male progeny, यानी अगर X-linked recessive trait होगा तो ये कहां से फैलेगा, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी तक जाएगा। A representative pedigree is shown in figure 5.14 for dominant and recessive trait. Discuss with your teacher and design pedigree for character linked to both autosome and sex chromosome. यहाँ पर दो पेडिग्री चार्ट बना हुआ है, दो पेडिग्री दिखाई दे रहा होगा। जो पहला पेडिग्री है ये एक्चुअल में ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एग्जांपल क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, जो सेकंड वाला है ये ऑटोसोमल रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। आप यहां पर देख सकते हैं ये फीमेल है, ये मदर है जो अफेक्टेड है, और इसका जो हस्बैंड है, फादर है, यानी ये जो पेरेंट हो गए, ये फादर क्या है अनअफेक्टेड और मदर क्या है अफेक्टेड। अगर मदर अफेक्टेड होगा, कोई भी डिसऑर्डर की बात कर ले, तो मदर के पास क्या है एक्स क्रोमोसोम, और ये डिसऑर्डर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, मेल नॉर्मल है। क्लियर है। अब फीमेल हमेशा क्या देगी, एक्स क्रोमोसोम देगी, इसे भी एक्स देगी, इसे भी एक्स देगी, इसे भी एक्स देगी, और इसे भी एक्स देगी। ठीक है। अगर ये बीमारी फीमेल से फैल रहा है और सेक्स क्रोमोसोम से फैल रहा होगा, तो फिर सारे बच्चों को होना चाहिए था, सारे बच्चों को होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई मदर अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड जीन है वो सारे बच्चों में जा रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ अफेक्टेड कितने हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। दैट इज वाई ये जो ट्रेट है ये सेक्स लिंक तो नहीं है, ये कैसा है, ये ऑटोसोमल है। और देखो ऑलमोस्ट हर जनरेशन में बीमारी एक्सप्रेस हो रहा है, जहां यहां भी पेरेंट बीमार है, देखो इनके ही बच्चे बीमार हैं, इनके ही पेरेंट बीमार है तो इनके ही बच्चे बीमार हैं, यानी यहां पर एक ट्रेट कैसा हो गया, डोमिनेंट। लेकिन यहां पर देखो ये पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन इनके बच्चे बीमार हैं, इनके पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन इनके बच्चे बीमार हैं, ऐसे ट्रेट के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसेसिव। यहां पर भी कंडीशन आप देखो कि दोनों नॉर्मल, इनमें से कोई एक हो सकता है कैरियर है, और कैरियर होने के कारण हो सकता है कि ये बेटा बीमार हो गया। लेकिन अगर कैरियर होती तो बेटी बीमार नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई फिर से हम क्या बोलेंगे, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। एक किसके थ्रू क्रोमोसोम, एक डिसऑर्डर किसके थ्रू आया होगा, तो ऑटोसोम के थ्रू आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। आखिर कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कैसे होता है, क्या इसका फिनोमेनन है, बातें। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला लाइन जो हमें ध्यान रखना है यही कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ड्यू टू द डिफेक्ट इन either red or green cone of eye resulting in failure to discriminate between red and green color। यानी अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है, और इसमें दिक्कत क्या आता है कि हम रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल। यानी मेल में होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% ऑफ अ चांस टू बीइंग कलर ब्लाइंड। यानी एक ऐसी फीमेल जो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उसके बेटा को 50% चांस है कि कलर ब्लाइंड होगा। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डाउटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड। क्लियर है। ये तो कलर ब्लाइंडनेस की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया में दे रखा है दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। फिर से ध्यान रखना है कि हीमोफीलिया भी कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। यानी कहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो एक ऐसी फीमेल जो कैरियर है और कैरियर फीमेल अनअफेक्टेड होती है, टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी
has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of protein, cascade का मतलब सीरीज, involved in the clotting of blood is affected. यानी हीमोफीलिया में क्या होता है कि बहुत सारा जो प्रोटीन है जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनमें से कोई एक प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है. ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट, अगर एक छोटा सा भी कट लगता है, विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता जाएगा. द हेट्रोजाइगस फीमेल यानी जो कैरियर है फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, यानी जो कैरियर फीमेल होगी, कैरियर फीमेल हमेशा बीमारी को कहाँ फैलाएगी, अपने बेटे में फैलाएगी, अपने सन्स में फैलाएगी. द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, यानी फीमेल के अंदर हीमोफिलिक कंडीशन होना बहुत रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, यानी फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा और मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा. द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ये डाटा याद रखना है, जो क्वीन विक्टोरिया का है, सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज. क्यों? उसकी जो क्वीन विक्टोरिया थी इस डिजीज के कैरियर थी, दैट इज वाई इनके जो सन्स हैं, इनके जो सक्सेसर्स हैं, उनके बहुत सारे बच्चों में ये डिजीज पाया जाता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. कैसा है? तो ऑटोसोमल है और रिसेसिव ट्रेट है. दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन, यानी अगर मदर और फादर दोनों के दोनों कैरियर होंगे तभी ये बीमारी अगले जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, HBA एंड HBS. आउट ऑफ दिस 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, यानी जो सिर्फ होमोजाइगस होगा, यानी HBS यही डिजीज को शो करता है और इसी के कारण फेनोटाइप सिकल सेल एनीमिया वाला एक्सप्रेस हो पाता है. जो हेट्रोजाइगस है, इंडिविजुअल अपीयर अनअफेक्टेड but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmitted of the muted gene to the progeny, यानी 50% चांस है कि अगले जनरेशन में डिजीज को फैला सकता है. thus exhibiting sickle cell character the defect is caused by substitution of glutamic acid, यानी एक अमीनो एसिड है जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड, इसके बदले कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है. आप यहां पर देखो, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बातें करते हैं तो डीएनए कुछ ऐसा है, CAG CTC. जो mRNA बनता है वो क्या बनाता है? GAG. ये जो GAG है किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? तो ग्लूटामिक एसिड. इसका पोजीशन क्या है? तो पोजीशन है 6th. लेकिन जब म्यूटेशन हो गया तो हुआ क्या? होना चाहिए था GAG, लेकिन हो क्या गया? GUG, यानी GAG होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया? GUG, यानी ए के बदले क्या आ गया? U. और U आते ही जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब अमीनो एसिड क्या हो गया? चेंज, यानी वैलीन हो गया. दे रखा है ग्लूटामिन बाई वैलीन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, यानी बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ये सारा का सारा खेल हो रहा है. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम CAG टू GUG. यानी हो क्या रहा है कि जो अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन ग्लोबिन प्रोटीन और सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, कहां पर? 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन. हो क्या रहा है? GAG के बदले क्या आ जा रहा है? GUG आ जा रहा है. द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी जब ऑक्सीजन का कमी होने लगता है इसलिए जो हीमोग्लोबिन है वो अपने आप में ही पॉलीमराइज कर जाता है, काउजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर. इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ इस तरीके का शेप हो जाए. ये नॉर्मल RBC बाइकॉन्केव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा हो जा रहा है? कुछ इस तरीके का हो जा रहा है, सिकल शेप्ड हो जा रहा है. क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट था सिकल सेल एनीमिया का. इसके बाद हम बात करते हैं फेनाइल कीटोन्यूरिया. फेनाइल कीटोन्यूरिया ये एक जीनिक डिसऑर्डर है, एक एंजाइम के कमी के कारण होता है. दे रखा है दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ये भी किसके कारण हो रहा है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के कारण हो रहा है.
द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, यहाँ पर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है एक एंजाइम का कमी हो जाता है। जो एंजाइम करता क्या था, दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, यानी उस एंजाइम का काम क्या था कि जो फिनाइल एलानिन है इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करना। अब एंजाइम का कमी हो जाएगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन क्या होगा, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic and other derivatives। और ये जो फिनाइल पायरुविक हमारे बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, ये कहाँ पहुँचता है, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर कई सारे दिक्कत और इसके कारण मेंटल रिटार्डेशन भी क्रिएट करवा देता है। और ऐसे पर्सन का अगर यूरिन को थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दिया जाए तो यूरिन का कलर ब्लैक भी हो जाता है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आता है एल्केप्टोन्यूरिया, और एल्केप्टोन्यूरिया को हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसे बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। थैलेसीमिया दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव, ये भी कैसा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और रिसेसिव डिसऑर्डर है। ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है, कब, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन, यानी दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए। क्लियर है। The defect could be due to either mutation or deletion which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain, यानी या तो अल्फा और या तो जो बीटा चेन है, इन दोनों में से कोई भी एक का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। दैट मेक अप हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन को बनाता है। दिस काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। इसी के कारण हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल बनता था अब एबनॉर्मल बनता है, और एबनॉर्मल के कारण एनीमिया का हो जाता है। विच इज कैरेक्टराइज ऑफ द डिजीज, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, यानी अल्फा चेन है अफेक्टेड हुआ या बीटा चेन, अल्फा चेन हुआ है तो बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन जिसका नाम है HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ध्यान रखना है कि ये दो जीन के थ्रू कंट्रोल होता है और दोनों जीन कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 जीन। इसके ऊपर जो 4 जीन है उन चारों जीन में या तो म्यूटेशन या डिलीशन के कारण ऐसा हो रहा है। द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। यानी जो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया किसके थ्रू कंट्रोल होता है, HBB जीन जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जबकि अल्फा किसके थ्रू हो रहा था, तो HbA1 एंड HbA2 जो क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट था। ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecule, while the latter is a quantitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin protein। क्लियर है। ये तो था मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ध्यान रहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी एक तरीके से म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। The chromosomal disorder on the other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome। यानी ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, या तो एब्सेंस के कारण हो रहा है, या तो एक्सेस के कारण हो रहा है, और या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट के कारण हो रहा है, या तो एक क्रोमोसोम या तो एक से ज्यादा क्रोमोसोम। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कब सेग्रीगेशन होता है, तो एनाफेज स्टेज में। रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ
क्रोमोसोम 21 यानी 21 में एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, यानी ह्यूमन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम जब कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम नंबर 21। Failure of cytokinesis after telophase, a stage of cell division, result in an increase in a whole set of chromosome in an organism, and this phenomenon is known as polyploidy. This condition है जो polyploidy का कंडीशन है, प्लांट वाले कंडीशन में ज्यादा होता है। The total number of chromosome in a normal human cell is 46 यानी 23 पेयर होता है। Out of these 22 pairs are autosome and 1 pair of chromosome are sex chromosomes. Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of any one pair of chromosome. These situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome respectively. Such a situation leads to very serious consequences in the individual. जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पर एक देख सकते हैं कैरियोटाइप है, ये जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है इसे हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं, और एक कैरियोटाइप डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये जो 21 क्रोमोसोम है यहाँ पर 3 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। अब टोटल क्रोमोसोम हमारे पास होने चाहिए थे 46, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया है तो टोटल कितने हो जाएंगे 47। तो ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है ना। ऐसे बच्चे में जिन्हें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, यहाँ पर दे भी रखा है डाउन सिंड्रोम में क्या क्या, आप देखो ब्रॉड फ्लैट फेस, फ्लैट बैक ऑफ हेड, लिप्स के ऊपर लूप्स आ जाता है, पाम सी छोटा हो जाता है फिंगर का साइज, बिग एंड रिंकल टंग, टंग बड़ा हो जाता है बाहर की तरफ लटका होता है, और हार्ट डिजीज हो जाता है। देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या क्या दे रखा है और भी कुछ बातें। द काउज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, और इस बीमारी को दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21। This disorder was first described by Langdon Down in 1866. The affected individual is short stature, height छोटा हो जाता है, with small round head, head भी छोटा सा राउंड हो जाता है, टंग में फरो आ जाता है, माउथ हमेशा ओपन रहता है, पाम हथेली चौड़ा होता है, विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, अलग ही लाइनिंग होता है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, यानी फिजिकली भी रिटार्डेड हो जाता है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है ऐसा बच्चा। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में क्या बातें करते हैं, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो काउज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहां पर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, और एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, होना चाहिए था 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन हो गया, ये तो नॉर्मल है ना, हो गया 44 प्लस एक्स वाई, यहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसे बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके कारण फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, इस ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए हम वर्ड क्या देते हैं, गायनेकोमेस्टिया, और ऐसा इंडिविजुअल कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, सच अ डिसऑर्डर इज काउज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, यानी होना चाहिए था 46 क्रोमोसोम, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 44 प्लस XX, अगर एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाए तो बचेगा कितना 44 प्लस एक्स, तो क्रोमोसोम का नंबर एक घट गया ना, तो हो गया 45, होना कितना था 46 दे रखा है, दैट इज 45 विद XO, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। सच फीमेल आर स्टेराइल, ऐसे फीमेल भी क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाता है, इनका ओवरी भी अच्छे से डेवलप नहीं कर जा पाता है, बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है।
यानी जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन था, इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो सीरीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वीडियो सीरीज आ चुका है। आप इस वीडियो को जाएं, देखें, वॉच करें, सुने, समझे, दोस्तों को भी बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जोर जोर से ठोके, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस चैनल को फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए फायदेमंद लग रहा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।